नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। इस दौरान सीएम योगी का आज जनता दरबार का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में शामिल होंगे। सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौका मिलता है तो वो जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया था। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को हल करने को भी कहा। वहीं नेपाल से आ रहे पानी से भारत में हाहाकार है। बाढ़ में डूबा है उत्तर प्रदेश। इस दौरान 11 जिलों में बाढ़ का कहर है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। 11 जिलों के हालात का जायजा भी लिया। तो नेपाल में हो रही झमाझम बारिश का असर भारत के यूपी बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से तस्वीरें, जहां लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान यूपी के 11 जिलों में बाढ़ का कहर है, यानी उत्तर प्रदेश के 11 जिले और सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत भी की है और किस तरह से क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में भी जाना। 11 जिलों के हालात का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा भी लिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से नेपाल से आ रहे पानी की वजह से और यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से 11 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों गांव में पानी भरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां जो राहत बचाव कार्य है उनके बारे में समीक्षा बैठक भी की और जायजा भी लिया। क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है इससे स्थिति भयावह हो गई है। अगर बात करें तो 11 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और अगर बात करें 24 घंटे में हादसों की तो अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 से अधिक घर धराशायी हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं बाढ़ बारिश की वजह से, जिसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। वीसी के जरिए सभी अधिकारी जुड़े, डीएम जुड़े और एसपी जुड़े और साफ तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो क्षेत्र ज्यादा बाढ़ प्रभावित है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई जाए और साथ ही साथ जो बाढ़ बारिश की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और हर समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ डीएम अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि अम्बेडकर नगर, लखीमपुर, बहराइच समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। लोगों के घरों में पानी घुस गया और वहीं दूसरी तरफ नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, बिल्कुल, यानी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं आसिफ जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी भर गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर भी हैं और गोरखपुर में अब की बार 90 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है सितंबर के महीने में। ऐसे में क्या कुछ निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं और जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई है, सैकड़ों एकड़ पता नहीं फसलें जो है वो बर्बाद इस वक्त हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ निर्देश यहाँ पर अधिकारियों की तरफ अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश दिया अधिकारियों को, उसके बाद
बाढ़ से निपटने का खास इंतजाम करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो मृतक परिवार है उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आपदा राहत कोष से प्रदान करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ डीएम को यह भी निर्देश दिया है कि जो नुकसान हुआ है, चाहे किसी का घर गिरा हो या फिर फसल चौपट हुई है, उसका आकलन किया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगवा कर बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद कराई जाए। क्योंकि जिस तरह से बाढ़ बारिश से लोग प्रभावित हो चुके हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। और चाहे अंबेडकर नगर की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए, तो यह ऐसे 11 जिले हैं जहां पर कई घर भी गिर चुके हैं, लोगों का आशियाना जो है टूट गया है। तो ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार पर मरहम लगाने की बात कही और कहा है कि जितनी जल्द हो सके पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इसमें अगर कोई भी अधिकारी या अफसर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है या जिन लोगों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उन लोगों को कहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है? क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, हर जिलों में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए केंद्र बनाया जाता है, बाढ़ राहत केंद्र। और खासकर जो तराई इलाके में जो जिले हैं, चाहे बहराइच की बात करें या फिर अंबेडकर नगर, जौनपुर, गोरखपुर की, यहाँ पर पीड़ितों के रहने का इंतजाम भी अधिकारियों को करने का निर्देश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। बाढ़ केंद्र बनाया गया है और शिविर भी बनाए गए हैं जी। और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया है या फिर जिनके घर बह गए हैं बाढ़ बारिश की वजह से, उनको रहने की उचित व्यवस्था की जाए, शिविर लगाए जाए और साथ ही साथ उनको राहत पैकेज दिया जाए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की जाए जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो। और साथ ही साथ जो बाढ़ जनित रोग होते हैं उनसे निपटने का भी निर्देश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जितने सीएमओ हैं उनको दिया है कि दवाओं का छिड़काव। लेकिन मोहम्मद आसिफ, कोई पहली बार नहीं है, हर साल जब भी मानसून होता है यूपी के कई सारे क्षेत्र बाढ़ की चपेट में होते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो तैयारियां करनी चाहिए थी, क्या वो तैयारियां की गई समय रहते? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि तैयारियां जो की गई थी वो नाकाफी यहाँ पर साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रिया, हर वर्ष बाढ़ बारिश से कई जिले प्रभावित होते हैं और इसमें मुख्य रूप से बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत ऐसे जिले हैं जो हर वर्ष जो है प्रभावित होते हैं। और इनके बाढ़ बारिश से निपटने के लिए बैठक भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो प्लान तैयार किया जाता है वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह पाता है। और यही वजह है कि इस बार विपक्ष भी बाढ़ बारिश को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है एक्सपर्ट पोस्ट करके और कहा है बिल्कुल यही वजह है कि जो राज्य सरकार है वो इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। स्थानीय लोग भी जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं भीषण बाढ़ और बारिश के बाद, उससे राज्य सरकार की आलोचना करने को मजबूर है। हालांकि अब क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, कितनी जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जाती है, वो देखना बेहद अहम होगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज हरियाणा में जनसभा करेंगी। करनाल में चुनावी जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। नया विस्तार अनाज मंडी मैदान में मायावती की जनसभा होगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। आप सभी को बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए मायावती आज करनाल पहुंचेंगी। बसपा अध्यक्ष मायावती आज करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। नया विस्तार अनाज मंडी मैदान में मायावती की जनसभा होगी।
तो बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती की आज हरियाणा में मौजूदगी। वो करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बीएस गुलियानी का। बीएस, अगर बात करें जिस तरह से हरियाणा के रण में बीएसपी और इनेलो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में अब की बार है, ऐसे में मायावती की आज करनाल में रैली, साथ में किस तरह से हरियाणा में हलचल तेज करेगी, बीएसपी के पक्ष में कितना माहौल बनाएगी? जी देखिए, मायावती जो है बसपा की अध्यक्ष जो है, तो उनका काफी अच्छा प्रभाव है जितने भी बसपा के मतदाता हैं उन पर। तो इसी कड़ी के चलते जो है आज मायावती हरियाणा के करनाल में पहुंच रही हैं, जहां पर वो एक बड़ी रैली को भी संबोधन करेंगी। और वहां पर खास बात ये रहेगी कि बसपा का हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन हुआ था, जिसके बाद जो है काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो इनेलो है वो हरियाणा में कुछ सीटें ले चुकी थी। तो अब की बार बसपा के साथ गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं जो है इनेलो की भी उम्मीदें काफी लगी हुई हैं। इसी कड़ी में ही जो है आज बसपा अध्यक्षा मायावती यहाँ पर पहुंच रही हैं और वो एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश करेंगी कार्यकर्ताओं में। और इसके इतना ही नहीं, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं या मतदाता है वो पूरे प्रदेश में काफी अच्छा अपना प्रभाव रखते हैं। जी बिल्कुल। तो बीएस, क्या कुछ तैयारियां मायावती की रैली को लेकर, और साथ ही कितने बजे रैली शुरू होगी? और सवाल ये भी कि क्योंकि इनेलो के साथ गठबंधन में है, इनेलो की तरफ से कौन बड़ा चेहरा आज मौजूद रहेगा, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, बसपा की इस रैली को लेकर, बसपा और इनेलो की संयुक्त जो रैली है इसको लेकर काफी तैयारियां जोरों पर की गई हैं। करनाल में ये जो है जनसभा होने वाली है, तो इसमें जो है इनेलो की तरफ से जो अभय सिंह चौटाला हैं वो पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा की तरफ से काफी जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। पूरा जोर लगाया जा रहा है इस रैली को जो है कामयाब करने के लिए। इसके लिए इसके आसपास के क्षेत्र में बसेस भी भेजी गई हैं ताकि कार्यकर्ताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही जो है मैदान में काफी बड़ा टेंट भी लगाया गया है और बड़ी तैयारियां यानी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीएस, जिस तरह से मायावती की बात करें या खासकर बीएसपी, उनका जो कोर वोटर है एससी या दलित, वहीं दूसरी तरफ इनेलो, जिस तरह से आपने भी कहा अभय सिंह चौटाला की आज मौजूदगी होगी, कोशिश यही की जाएगी कि जाट वोटर्स को साधा जाए और बीएसपी की तरफ से दलित वोटर्स को साधा जाए। तो दलित प्लस जाट का ये कॉम्बिनेशन किस तरह से, क्या कुछ समीकरण आप बनता हुआ देख पा रहे हैं हरियाणा में? जी देखिए, इनेलो को अब की बार काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस के पक्ष में जाता था। फिर जब से 10 साल बीजेपी की सरकार रही है तो काफी जो सुविधाएं हैं वो एससी वर्ग को, बीसी वर्ग को मिल रही थी। तो उसके चलते इन्हीं जो मतदाता है इन्हीं में बसपा, इसमें भाजपा ने भी सेंध लगा ली थी। लेकिन अब की बार मायावती शायद इसी वजह से यहाँ पर पहुंच रही हैं कि अब की बार जो उनके मतदाता हैं उनको दोबारा से वापस अपनी पार्टी में लाया जाए और इनेलो और बसपा गठबंधन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाई जाएं। जी, जिस तरह से बीएसपी एक तरफ इनेलो की अब की बार साथ या गठबंधन, दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में है, जेजेपी है, कांग्रेस है, हरियाणा में काफी कम अब समय रह गया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे। किस तरह से सियासी हलचल? देखिए, जो सियासी हलचल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में मुख्य तौर पर जो 2 पार्टियां हैं वो है बीजेपी और कांग्रेस। अगर पार्टी की हम बात करते हैं वो भी गठबंधन होने के बाद, तो कहीं ना कहीं इनेलो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दम बलबूते ही ये चुनाव लड़ रही है और जो जेजेपी है और एएसपी आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं भी जो है उनके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक के जो दुष्यंत चौटाला हैं जेजेपी के अध्यक्ष, वो भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो काफी जो फोकस जो रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा वो
केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है क्योंकि काफी बेहद कम समय अब रह गया है, ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है। आज मायावती चुनावी हुंकार भरेंगी और मायावती और इनेलो का ये जो साथ है, ये क्या कुछ कमाल कर दिखाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। बीएस गुलियानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मिर्जापुर की कर लेते हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां छापेमारी करके भारी मात्रा में गौमांस पकड़ा गया है। सूचना पर रामबाग मोहल्ले में तलाशी हुई। पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण किया गया। मामले में दरोगा सहित 8 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। मांस की फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिया गया है। गौकशी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, ऐसा वहां के विधायक का कहना है। मिर्जापुर रामबाग में घर में कट रही थी गाय, तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। एक सूचना हम लोग को मिली थी कि पुरेश नगर एरिया पर वहाँ पर कुछ जानवरों के मांस घरों में मिले हैं। खाली सूचना पर हम सभी यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट जो है वो भी मौके पे आई है और पूरे एरिया से लोगों ने प्रॉपर तलाशी ली है। कहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। सैंपल्स लिए गए हैं, उनको जांच के लिए हम लोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं और जहाँ ये चीज़ें हुई हैं उसको मुकदमा लेकर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करें। इस संबंध में एक वीडियो भी आया था, उस तत्काल उस वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है और जितने भी इसमें पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, जहाँ पे लोगों के घरों में सर्च करना था, जो पॉसिबल सस्पेक्ट्स थे, उन सभी के उनको पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी गया है। मुकदमा लिखवाया जा रहा है। ये प्रथम दृष्टया इसमें दोषी हिरासत में भी ले लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई को मिला है और वो मांस किस जानवर का है, भैंस का है, गाय का है, क्या है, ये चीज़ें फोरेंसिक जाँच। 7-8 लोगों को हम लोगों ने अभी पूछताछ के लिए बुलाया है और मुकदमा इसमें दिखाया जा रहा है और जैसा आगे रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी हम सभी लोग उसकी बिल्कुल पर्सनली इस चीज़ की हम लोग जाँच करा रहे हैं ताकि अगर कोई इसमें दोषी है तो क्या कुछ पूरा मामला है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कमलेश कुमार का। कमलेश, क्या कुछ है पूरा मामला मिर्जापुर से, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गौमांस पकड़ा गया है? देखिए, बता दें कि सोशल मीडिया पर चलने पर ये खबर सामने में आया था कि गौ मांस जो है कि सफाई महला में गांव खास की जो है काटी जा रही है। बता दें कि ये जो है काफी समय चल रहा है, लेकिन जो है 2017 में भी नगर पालिका ने जिनके भी लाइसेंस मिला था लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लाइसेंस मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि कहीं भी गौ न काटा जाए और जो भी गौ तस्कर है सबको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसी तरह लाइसेंस रद्द करने के बाद अभी हमारी बात पूर्व विभाग मंजुला सिंह ने बताया है कि हमारे पूर्व विभाग से कोई भी लाइसेंस से नहीं दिया गया। बिना लाइसेंसधारी होने के बावजूद भी ये सब गाय लाते हैं, भैंस लाते हैं, काट करके सफाई करते हैं, दिन रात कार्य कर चलता है। पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एक दिन अंधेरे में काटते हैं, काटने का ऊपर अपनी छत डीप फ्रीजर रखे रहते हैं, जिस फ्रीजर में रख के धीरे धीरे सप्लाई करते हैं। किसी भी तरह से एक वीडियो कहीं से मिलकर संज्ञान में आ गया तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने जो तत्काल वहाँ पे जाकर छापा मारने के बाद गाय के जो टुकड़े वो मांगते हैं सब मिले हैं, पर बड़ी मात्रा में फीड के अंदर। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि इस पूरे मामले में भारी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही गंभीरता दिखा चुके हैं गौ तस्करी को लेकर। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाएगी? साथ ही इस मामले में 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो भी निलंबित किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बता दें जैसे सोशल मीडिया पर चला तो जो है कि मिर्जापुर के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने जो डीआईजी और एसपी से बात की। एसपी और डीआईजी ने जो है कि निकट जो चौकी है, चौकी अस्पताल वहाँ से जो है कि 8 से 10 लोग दरोगा सही सबसे जो निलंबित कर दिया गया और उनको विभाग के जो है कार्रवाई के लिए बोल दिया गया। अब ये के तौर पर फिलहाल जो है मिर्जा और बालमुकुंद मिश्रा उन पर भी कार्रवाई के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, उनका भी छानबीन की जा रही है। जो
बिना लाइसेंसधारी होने के बावजूद भी इस चीजें अब गाय को काटा जाता है और लोगों को सप्लाई की जाती है, इनका क्षेत्र पड़ता है। वही हमारे बगल में इसमें राज माहेश्वरी जो गौ संरक्षक के अध्यक्ष है और वो हमारे साथ में इसमें मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये जो है घिनौनी हरकत की जा रही है, इनका क्या कहना, क्या अपनी तरफ से क्या ये राय देंगे। सर नमस्कार, इंडिया वाइस में आपका बोले क्या करते हैं सर? अपना नाम? मेरा नाम राज माहेश्वरी है, नगर अध्यक्ष। सर इस तरह से जो घिनौनी हरकत लाइसेंस न दिए जाने के बावजूद मामला सामने आ रहा है कि 2 से 3 दिन बचे हुए नवरात्रि में पहले गौ की हत्या की जा रही है, क्या कहना? ये सभी मिर्जापुर के सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये जो जिहादी हैं इन्होंने जो हमारी गौ संरक्षक गौ संवर्धन जो योजना थी उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। हमारे मुख्यमंत्री गौमूत्र का चुके हैं हमेशा, और उनकी ये जो आज्ञा का जो उल्लंघन हुआ है और ये बिना प्रशासन की जानकारी के बिना ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमारी अभी नगर विभाग की भी बात हुई, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर जी की बात हुआ। उन्होंने कहा कि 2017 से हमने कोई लाइसेंस ही नहीं दिया, तो 2017 से आज ये 6 साल का दिन हो गया। ये 6 साल से इन्होंने कितनी जगहों को काट दिया अवैध रूप से वहाँ वो तड़ांग है, इतनी वहाँ बदबू आ रही थी कि वहाँ के डीप फ्रीजर में वहाँ पर रखा हुआ था, वो लिखा करके उस गोवंश को, मतलब ये बेहद ही शर्मनाक बात है मिर्जापुर जनपद के लिए और सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। माँ विंध्यवासिनी का सावन धरती मिर्जापुर माना जा रहा है, लेकिन मिर्जापुर इतने सालों से सब चल रहा है। यहाँ पर क्या एसपी डीआईजी और किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया, ये किसी ने कैसे संज्ञान में नहीं लिया, इसके लिए हम लोग जिला मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद, क्योंकि ये हर जगह चल रहा होगा। क्योंकि मिर्जापुर में रह करके हम लोग को ये तो मालूम था, मगर हम लोग को ये लग रहा था कि ये शायद लाइसेंस इनका जो है लाइसेंस इनको मिला हुआ है 1-2 लोगों को, इसलिए हम लोग भी कुछ काम नहीं कर पाए। इसमें हम लोग काम नहीं कर पाए। हम लोग को मालूम चलता था कि रामबाग में इस तरीके की चीजें होती है, मगर ये था कि वो लाइसेंस वाला चक्कर पड़ गया कि लाइसेंस हम लोगों के लिए वो होंगे शायद, मगर अब उनको आज पता चला कि ये जो है लाइसेंस ही नहीं था 2017 से। क्या ये जो बताई मैडम जिस तरह गौ माता की साथ मुझे आते थे, क्या हमेशा के लिए बंद होना चाहिए? ये पूरा बंद होना नहीं चाहिए, इसको हम बंद करवा के ही दम मानेंगे और बंद करवा के ही इसको रहेंगे। अगर पाया जाए तो किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई ये बता रहे हैं हम आपको ना, इसके लिए हम लोग का एक दल जो है 5 लोगों का ये मुख्यमंत्री जी के पास 2-3 दिन के अंदर ही जा रहा है। उनके संज्ञान में ये घटना जा चुकी है पूरी, और उनसे हम मिल करके सब कुछ बताएंगे कि आज क्या कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हमने भी अपना पूरी जानकारी बनाना चालू कर दी कि इसमें कौन शामिल है। कुछ ऐसे चौराहे मिर्जापुर में है जहाँ पर दिन दहाड़े मांस काटे जाते हैं, वहाँ पर लोगों को धार्मिक स्थल भी बताया जा रहा है, लोगों को पूजा पाठ करने की समस्याएं होती है वहाँ। बिल्कुल, अब हमारे देखिए, अब जैसे ये इमामबाड़ा है, अब इमामबाड़ा से हमारे वहाँ पे स्कूल है 4-5, अब वहाँ पे हमारे जो छोटे बच्चे बस में जाते हैं, जो नौनिहाल हमारे जाते हैं, तो वही सब देखते हुए जाते हैं। तो ये हिंसा तो अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाएगी ना भाई। आप कोई हिंसा देखो, बाल मन है, बच्चों का मन है, अब वो देखेंगे कि खून बहा रहा है, चल बहा रहा है, तो उनका भी मन मानसिक जो उसी तरीके से हो जाएगा, इसलिए उसको भी बंद करवाना। वहाँ से धार्मिक श्री राम प्रभु का जब हर साल यात्री रामनवमी को निकाली जाते, बगल में साईं बाबा का मंदिर है, उसी के बगल में मछली का जो कारोबार काटा जाता है। बिल्कुल, यानी कमलेश, जिस तरह से योगी सरकार पहले ही गौकशी की घटनाओं को लेकर अपनी गंभीरता दिखा चुकी है, अब ऐसे में मिर्जापुर से ये पूरा मामला सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद बिंदु तय हो सकते हैं। उधर मुगल शासक औरंगजेब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने के मामले में भी आज सुनवाई की जाएगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले जो लगभग 18 मुकदमे हैं, उन पर सुनवाई होगी। पिछली बार माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें
वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और पूजा उपासना अधिनियम 1991 को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को मेंटेनेबल मान लिया था। माननीय न्यायालय ने कहा था कि ये सभी मुकदमे पोषणीय हैं और यहाँ पर उपासना पूजा अधिनियम 1991 में लिमिटेशन एक्ट और वक्फ एक्ट प्रभावी नहीं होता। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिली, तो माननीय न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सभी केस गवाही पर आ गए। हमारी माननीय न्यायालय से यही प्रार्थना रहेगी कि गवाहों की लिस्ट को स्वीकार किया जाए, जिससे हमारे हिंदुस्तान के विद्वान संत अपनी गवाही न्यायालय में दे सकें, क्योंकि सभी विद्वान संतों को पता है कि प्राचीन इतिहास में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को किस प्रकार मुगल शासकों ने तोड़ा, कौन कौन से मंदिर को तोड़ा, मंदिर को तोड़ करके वहां पर कौन सा ढांचा बनाया, तो ये सभी संत और ब्रजवासी न्यायालय को बताना चाहते हैं। माननीय न्यायालय में सभी विद्वान संतों की गवाही हो जाएगी। प्राचीन साक्ष्य हम पहले ही जमा कर चुके हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से आप तक पहुंचाते हैं, जहां मेरठ में 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान लोगों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची, घायल को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का कारण फिलहाल आपसी रंजिश बताया जा रहा है। मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम रियास है जी। मैंने नहीं कुछ देखा, मैं तो बहुत बाद में आया, हम तो दावत में गए हुए थे। मेरा लड़का ही लेकर आया उसे वहां से उठा के चौपले पे से। हाँ, जब वो पड़ा हुआ था तो उसे चौपले पे से लेकर आया। उसके खून भी कपड़े में हो रहा है। उसका नाम है जी अब्दुल्ला। मानने वालों का जो है उसके एक साथ के लड़के ने बताया कि उसका नाम है बल्लू। हाँ, आपस में उठने बैठने वाले हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।